नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस व्यंजन की जिसकी डिमांड हर मौसम में रहती है और इस सीजन में तो भारी है। पकौड़े खाने में जितने लजीज होते हैं, हमारे नेताओं को भी ये उतने ही प्रिय हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी के पकौड़े और रोजगार वाले बयान पर भरपूर राजनीति हुई और ये बहस भी होती रही कि क्या जिंदगी चलाने के लिए किए जाने वाले कामकाज रोजगार में गिने जाएंगे। इस बार मामला थोड़ा सा अपग्रेड है, आगे बढ़ा है, क्योंकि सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि पकौड़े तलने वाला ट्रेनिंग पाकर, सरकारी मदद पाकर हलवाई बन सकता है और अपनी दुकान का मालिक भी बन सकता है, दुकान का संचालक भी बन सकता है। लेकिन चूंकि शब्द पकौड़ा आ गया तो विपक्ष इसे अपने सियासी तेल में तले बिना कैसे रह जाता। सियासी पहलुओं की बात भी करेंगे और इसके पीछे की संजीदगी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पकौड़ों की एंट्री हुई है और एक बार फिर यह बहस होने लगी है कि खाने में स्वादिष्ट इस व्यंजन को बनाने वाले स्वरोजगार की लिस्ट में आएंगे या नहीं। बहस पर जाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राजनीति का पहिया यहां आकर एक बार फिर कैसे ठहर गया। दरअसल यूपी दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने रोजगार के तरीकों का जिक्र करते करते ये बताया कि कैसे सरकार की मदद से पकौड़े बनाने वाला भी दुकान का मालिक बन सकता है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसके अंदर अन्य लोगों को, चाहे वो बड़ी हो, कुमार हो, अन्य लोगों को, हलवाई हो, सभी को उसके अंदर ट्रेनिंग देके टूल किट जब दिया जाता है तो जो पकौड़ा बनाने वाला है उसको जब ट्रेनिंग मिलती है और टूल किट मिलता है और उसको मुद्रा योजना के साथ हम जब जोड़ते हैं तो वो भी हलवाई बनता है और दुकान का संचालन करता है। सिद्धार्थनाथ सिंह सरकार के स्वरोजगार अभियान आत्मनिर्भर प्रदेश मुद्रा लोन की योजना को एक साथ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने इसमें सियासी स्वाद तलाश लिया। कांग्रेस ने मंत्री को इस्तीफा देकर हलवाई की दुकान खोलने की सलाह दे दी तो समाजवादी पार्टी ने ऐसे बयानों को युवाओं के सपने तोड़ने वाला बताया। क्या यही सरकार की नीति है, हलवाई और पकौड़ा बनाया जाए? तो सिद्धार्थनाथ सिंह को इस्तीफा देकर हलवाई की दुकान खोल लेनी चाहिए और एक विभाग मुख्यमंत्री से कहे कि हलवाई विभाग भी खोल दे। किस तरह की मानसिकता हो गई है योगी सरकार के मंत्रियों? शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान दे देकर। हजारों नौजवान नौकरियों के लिए भटक रहा है और इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी कड़ी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर इस देश का शीर्ष पद हासिल किया था। मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने दिया है, इससे युवाओं के सपने कहीं ना कहीं अपमानित हुए हैं। ये पकौड़ा राजनीति से ऊपर उठकर मैं समझता हूं कि इनको युवाओं के लिए, रोजगार के लिए प्रयास करने चाहिए। विरोधी दलों का ऐतराज पुराना है और वो ये कि पकौड़े बनाने को रोजगार कैसे माना जा सकता है। तब सवाल ये कि कामगार वर्ग के स्वरोजगार पर सवाल क्यों और उन्हें मिलती सुविधाओं पर बवाल क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रभाकर पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विवेक साइलस साहब जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और के विक्रम राव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रभाकर पांडे जी, आप लोग सुझाव दे रहे हैं कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और एक अच्छी सी पकौड़े की दुकान चलानी चाहिए, उन्हें भी हलवाई बन जाना चाहिए। क्या संदर्भ समझने में आपकी चूक हो गई? क्योंकि वो बता रहे थे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है और उसके अंतर्गत लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ लोग अच्छे हैं जो ट्रेनिंग पाकर अपनी दुकानों का संचालन भी कर सकते हैं। ऐसा है राम मोहन जी की माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भाजपा के और ये आयातित प्रत्याशी हुए शहर पश्चिमी से जी। इलाहाबाद के प्रवासी नहीं हैं। ये प्रत्याशी होने के बाद
वहाँ जो है गंगा जमुना सरस्वती का अविरत प्रवाह रहता है, माँ सरस्वती कृपाएं प्राप्त नहीं कर पाए, इनको कृपा प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ निवास नहीं करते हैं और साक्षर हो गए, शिक्षित हो गए, विवेक इनके पास नहीं हुआ। एक कैबिनेट मिनिस्टर का यह बयान कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये संवेदनहीनता कितनी है कि आज का उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा यही पूछ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई व्यापार बताने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है पकौड़ा के अलावे। और शर्मा जी माननीय प्रधानमंत्री के अनुयायी बनने की होड़ लगी हुई है। कौन कितना बड़ा अनुयायी? अरे भाई जलेबी भी मिल गई होती आपको, कोई और सामग्री मिल गई होती, लेकिन ये जो है अनुयायी बनने के होड़ में ये मंत्री ये बयानबाजी करते हैं कि पकौड़ा से ये हो सकता है। दूसरी बात शर्मा जी इसमें क्या है कि एक इनके और मिनिस्टर थे, बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, वो कॉमर्स के प्रोफेसर, और बात करते हैं जगत जननी सीता पर। इन्हें के मंत्री सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बता रहे थे। तो इन लोगों के जो मनस्थिति है, जो विचार है, आज युवा कितना आहत हुआ इस बयान के बाद कि क्या भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई रास्ता नहीं बचा? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे मार्ग नहीं प्रशस्त हो रहे हैं जिसमें कि नौकरी मिले, रोजगार मिले और कोई व्यापार किया जाए? एक ही रास्ता इनको मिल रहा है, पकौड़ा तलना। तो ये बेरोजगार युवाओं के साथ क्रूर मजाक है राम मोहन जी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान ले कि यह मजाक बड़ा महंगा पड़ेगा और शहर पश्चिमी के युवा और शहर पश्चिमी के साथी ये तय करें कि आगामी चुनाव में सिद्धार्थनाथ से हम लोग पकौड़ा तलवाएंगे। प्रभाकर पांडे जी। राम मोहन जी। ठीक है प्रभाकर पांडे जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा आप फिर उससे इतर अपनी सारी बातें जो आपको पार्टी लाइन पे कहनी चाहिए आपने कही। मेरा सवाल फिर वही था कि वो ये बता रहे थे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना क्या है, और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो बढ़ई हो चाहे कुम्हार हो, जो जिनके काम है उन्हें टूल किट हम देते हैं। और उसमें उदाहरण आपने ये कहा कि जलेबी भी दे सकते थे लेकिन उन्होंने पकौड़ा दिया, ये प्रधानमंत्री के अनुयायी है। क्या आपको लगता है कि जब बात उन लोगों की हो रही है जो छोटे छोटे कामगार हैं, अपनी किसी तरह से रोजी रोटी चलाते हैं, उन्हें अपग्रेड करने के बारे में सरकार जानकारी दे रही है, तो इसको आपको सियासी तौर पर लेना चाहिए? बस ये सवाल था मेरा। नहीं शर्मा जी, आप जो है तीक्ष्ण मेधा वाले पत्रकार हैं, अब आपको इतने समझने में इतना विलंब हो रहा है, इस पर बड़ा हमको चिंता हो रही है। आप नहीं समझ पाए कि पकौड़ा शब्द की आवृत्ति ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। शर्मा जी ना बात समझ नहीं रहे हैं, ये जो है आहत करना चाह रहे हैं। ये युवाओं को इनका आहत करने का धर्म बन चुका है, इनके पास कुछ बचा नहीं। आप इसको पकड़ लिए हैं आप, लेकिन अभी आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि ये अरे भाई हम कहे कि रोजगार के मामले में पकौड़ा शब्द ही क्यों आ रहा है? वही जो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि मैं बड़ा अनुयायी कि तुम बड़ा अनुयायी, मामला यह है। मनोज मिश्रा जी, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। मनोज मिश्रा जी, उदाहरण लौट लौट के पकौड़े के क्यों देते हैं आप लोग? ये विपक्ष का सवाल है। जी हाँ राम मोहन जी, मैं असल में कांग्रेस के मित्र से थोड़ा मतलब मुझे अच्छा लगता है इनकी बात सुन के, क्योंकि ये चाय वाले को, पकौड़े वाले को, अंडे वाले को, जो जितना छोटा वर्ग है उसको ये लोग आदमी नहीं मानते, बल्कि ये सोसाइटी के लिए दाग मानते। कैसे? जब मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हुआ था तो मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मोदी जी के लिए चाय की दुकान लगवा देंगे। तो ये गरीब वर्ग जो है, चाहे वो पकोड़े वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो अंडे वाला हो, चाहे क्या ना पंक्चर जोड़ने वाला हो, उस वर्ग को, चूंकि ये अभिजात वर्ग के लोग हैं तो इनको ये वर्ग नहीं सुहाता, इनकी प्रगति नहीं सुहाते, इनकी योजनाएं नहीं सुहाती। इनको सिर्फ एक बात सुहाती है, नेहरू गांधी परिवार, अब पहले सोनिया जी, फिर राहुल जी, प्रियंका जी, और फिर बाद में प्रियंका जी का बेटा रहती है। तो ये यही कोई अभियान चलावे, इसके ज्यादा ये सोच नहीं पाते। कांग्रेस चाय वाला यही है, ये अभिजात वर्ग है और गरीब परिवार की ये बात ही नहीं सोच सकते। पकौड़ा इनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। जबकि आपको ये बताएं,
राम मोहन जी आपको बताएं कि आप किसी कस्बे में चले जाइए, गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, गरीब वर्ग पकौड़ा बनाता है, चाय बेचता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसको ये हे दृष्टि से देखते हैं। गरीबों को ये हे दृष्टि से देखते हैं, चाय बनाने वालों को ये हे दृष्टि से देखते हैं, पकौड़ा बनाने वालों को ये हे दृष्टि से देखते हैं। तो इनका हे दृष्टि से देखना ही इनको केंद्र में इतनी कम सीटें आई 44 कितनी, और उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो केवल ये अभिजात वर्ग की पार्टी है और अभिजात सोच के अलावा ये दूसरी बात सोच ही नहीं सकते। प्रभाकर पांडे जी कांग्रेस आता हूं, उससे पहले मैं विवेक साइलस जी को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इसमें शामिल कर लूं, फिर आपको उत्तर देने का पूरा मौका मैं दूंगा, पूरा मौका दूंगा प्रभाकर जी, वादा करता हूं आपसे, लोग भी सुन रहे हैं वादे को। विवेक साइलस जी। धन्यवाद। विवेक साइलस जी, प्रश्न यह है कि आप लोग, जैसे प्रभाकर जी कह रहे हैं कि एक पकौड़ा शब्द बार बार आवृत्ति हो रही है, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें शामिल होने की होड़ है कि कौन उनके बयानों के कितने करीब है, लेकिन सवाल यह है कि जब गरीब वर्ग के कामकाज की बात हो रही है, सरकार कहती है हम उन्हें टूल किट दे रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं दे रहे हैं, कुछ बेहतर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या हर चीज में राजनीति ढूंढना आवश्यक है? देखिए, सबसे पहले तो के विक्रम रावत साहब को मैं प्रणाम करते हुए अपनी डिबेट बढ़ाता हूं। ये मंत्री वही हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जो हाथरस का जब भयानक कांड हुआ था तो उसको हरदोई बता रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि वो इतना जबरदस्त कांड कहां हुआ। तो अगर पकौड़े की बात हुई थी तो नाले से गैस भी पैदा कर देते और बत्तख से ऑक्सीजन भी निकाल देते। तो देखिए, आज 4 साल हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी किसानों पे बात नहीं करना चाहती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं करना चाहती है, महंगी शिक्षा पे आज बात करनी नहीं चाहती है, कानून व्यवस्था पे तो बोलते ही नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार बलात्कार पे बात होनी चाहिए, उस पर भी बात नहीं करते हैं इनके मंत्री और इनके जो प्रवक्ता होते हैं। बेरोजगार होते युवाओं पे बात नहीं करते हैं, महंगी होती बिजली पे बात नहीं करते हैं। दुख की बात यह है कि 70 लाख रोजगार मैनिफेस्टो में लेकर आए थे, सिद्धार्थनाथ जी को याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था। आज बेरोजगार युवा नंबर 1 उत्तर प्रदेश, कुपोषण नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बलात्कार लूट डकैती नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अब इससे ज्यादा और क्या बोला जाए? उनको तो अब अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि हमने क्या किया है 4 साल में, हम क्या करने जा रहे हैं। अरे जिस देश में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के नाम पे मना लिया जाए, आज सबसे ज्यादा जो बेरोजगार युवा है उत्तर प्रदेश में है, और आप लोग इस तरह की बात करके इनके मंत्री प्रवक्ता लोगों का मन भटकाने की बात करते हैं। घोटाले में नंबर 1 है, शमशान का घोटाला देख लीजिए, शमशान तक में दलाली खा गए, ऑक्सीमीटर में खा गए, शिक्षा घोटाला कर दिया, बच्चों के मिड डे मील में घोटाला कर दिया, स्मार्ट मीटर में घोटाला कर दिया, बाल विकास पुष्टाहार में 38 करोड़ का बच्चों का फर्नीचर में घोटाला कर गए। तो इस तरह के जो घोटालेबाज हैं उसको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देती है। अब 1 साल बचा है, रिपोर्ट कार्ड देने का समय है, जनता को यह बताएं कि हमने प्रदेश की तरक्की के लिए क्या किया है। ये पकौड़े की राजनीति, अली बजरंगबली की राजनीति, दिवाली की राजनीति से न देश का प्रगति होगी न प्रदेश की प्रगति होगी। आप बताइए आपने क्या किया, वो आप बताते नहीं। उस पर आप एकदम पूरी तरह से आप ही आंकड़े बता रहे हैं कि हर आप ही के विधायक आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे वो ब्रिजभूषण राजपूत हो, श्याम प्रकाश हो, या लोनी के विधायक जो गुजर हैं, उन्होंने जब शमशान वाला कांड हुआ था, वहां घोटाला हुआ था, आप ही के विधायक ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि 40% कमीशन दी जा रही है। तो आपको इसमें सुधार करना चाहिए। बनस्पत आप पकौड़ा और इस पे इस तरह की बात करके आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और मन भटकाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब के विक्रम राव साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है? किसी कार्यक्रम के दौरान योजना को विस्तार से समझाना और इसमें एक पकौड़े का उदाहरण आ जाना, ये जानबूझकर किया गया काम है, या बीजेपी एक तरह से यह बताने की कोशिश कर रही है कि जो छोटे काम है, चूंकि एक बार पकौड़े पे लंबी चर्चा हो चुकी है, तो लोगों के मन में रहता है कि देखिए ये शब्द ये है और इसको इस काम से जोड़कर देखा जा रहा है। एक लंबी डिबेट इस पर हुई 2018 के दौरान, जब प्रधानमंत्री का बयान आया था। उसके बाद एक चुनाव भी हुआ, बड़ा चुनाव हुआ, और उस चुनाव के परिणाम भी हमारे आपके सामने हैं। तो क्या इसके जरिए बताने की कोशिश है? आप हमें समझाइए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मेरा अनुमान है राम मोहन जी, अगर मंत्री जी हे दृष्टि से देखते हैं पकौड़ा बनाने वाले को,
और उनकी नजर में पकौड़ा बनाना कोई ऊंची बात हो, छोटी बात हो तो बड़ी गंदी होगी, भचनी बात है ये मंत्री जी की। लेकिन मुझे लगता है कि श्रम के महत्व के बारे में जब हम देश बात करते हैं, कम से कम आजादी के बाद 50 साल से हम लोग सपना तो देख ही रहे थे जब लखनऊ विश्वविद्यालय थे हम लोग, कि श्रम का महत्व होना चाहिए। एक लकड़हारा, एक जूता सिलने वाला इब्राहिम लिंकन, रॉबर्ट टैफ्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जूता सिलने वाला। जब पहुंचे थे वो स्लेब पे तो लोगों ने कहा ये जूता हमारा भाई बता दो, इब्राहिम लिंकन महानतम राष्ट्रपति, तो ये कर। और दूसरी बात यार, पकौड़ा बनाना क्या है, घृणित काम है। भीख मांगना ठीक है, सीमा नहीं, खड़ा होकर मंदिर के सामने वो हट्टा कट्टा मोटा भीख मांग के खाए वो ठीक है, और कोई अपना आटा खरीद के, तेल खरीद के बेचे और ईमानदारी से पैसा कमाए वो अच्छा है, या कोई अपने पूर्वजों के जमींदारी जमीन पे पैसा कमाए और दीमक की तरह खाए उस पैसों को, वो अच्छा है। बुरी बात है सब। और तो मैं बताऊं आपको, भारत का पहला प्रधानमंत्री के दादाजी लाल किले में जागते रहो चिल्लाते रात को बहादुर शाह सब है। हमें गर्व होना चाहिए कि एडेन में जो तेल भरता था उसका बेटा हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है, धीरेन्द्र अंबानी का बेटा। कितनी बड़ी चीज है, हमें गर्व करना चाहिए श्रम के महत्व पर कि गरीब आदमी पर बड़ा है। क्रिकेट में अगर टीम वहां से जो जीत गई है, कौन है ये तो जूता नहीं खरीद पाते थे, किरमिट में जूते, इतने गरीब परिवार के थे, वॉशिंगटन सुंदर या वो और जो लोग थे, इतने गरीब परिवार के थे कि कोचिंग नहीं पा पाते थे। अभी मैंने लिखा उनके बारे में 3-4 दिन पहले, पहली बार भारत के क्रिकेट में नजरिया बदला है। वो लड़के आए हैं जो बहुत ही आसान है, साइकिल पर जाते थे, पैसे दे के, बाप मर गया, रिक्रिएशन नहीं कर पाए। ये बदल रहा है कि हम लोग एक समतामूलक समाज का जो कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, वो बात बन रही है। अगर मंत्री जी ने उस संदर्भ में कहा है तो स्वागत है, कोई बुरी बात नहीं है। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लाल बहादुर शास्त्री आदर्श से अभी आज छपी खबर 3000 रुपए लोन देके कार खरीदी भारत के गृह मंत्री ने, कितनी अच्छी बात है। बेईमानों, लूटखोरों, राजकोष के लुटेरों की तुलना में ये लोग अच्छे लगती है हमें। और सिद्धार्थ जी की तो पूर्वज है शास्त्री जी, सिद्धार्थ जी को सोच समझ के बोलना चाहिए वो क्या कह रहे थे, उसके मायने क्या होंगे, थोड़ा सावधान रहे, शब्द चयन देखिए अपना। तो मुझे लगता है पकौड़ा बनाना तो बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छा है। ठीक है, अब प्रभाकर जी आपकी बारी है। के विक्रम राव साहब कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं है और उसको छोटे की तरह देखना भी नहीं चाहिए, और ये सामान्य युवाओं के रोजगार की दिशा में कही गई बात नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं उनको और ग्रूम करके, उनको और ट्रेनिंग देके बेहतर बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, ये बता रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह। शर्मा जी, ऐसा है कि जो इनकी कार्य पद्धति है, हकीकत में कोई पकौड़ा बेचने वाले थे, बेचारा इस समय वो रिक्शा चला रहे हैं। किसको बता रहे हैं? देश की जनता को क्या बता रहे हैं? इस कोरोना काल में पकौड़ा, सड़क पर टहलता हूं मैं शर्मा जी, आए चलते हैं गाड़ियों से, एसी में रहते हैं, 50 दुकानदार ऐसे हैं पकौड़ा बेचने वाले, रिक्शा चला रहे हैं। एक उदाहरण बता दें कि कोई पकौड़ा तलने वाला हलवाई बन गया, दुकान का मालिक बन गया, ये भ्रम न फैलाएं। मनोज मिश्रा जी जवाब हमसे ले लें। मनोज मिश्रा जी ने कहा कि आप आते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो आप मंद मंद मुस्कुराते हैं तो मुझको अच्छा लगता है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। मिश्रा जी, बहुत साधुवाद आपको, आपकी मुस्कुराहट समझता हूं कि आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अभिजात वर्ग पर ध्यान देती है। मिश्रा जी, क्षमा चाहता हूं मित्र, आप जो है कांग्रेस के शब्दों में आपकी पार्टी 2 दिन की पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, विभिन्न छद्म नामों से। लेकिन मिश्रा जी, अगर सभी वर्गों का समर्थन हमको प्राप्त नहीं हुआ होता, अगर कांग्रेस अभिजात वर्ग का पोषण करती होती, अभिजात वर्ग के पथ की पथिक होती, अभिजात वर्ग की अनुगामिनी होती, तो कांग्रेस इतनी सत्तासीन नहीं रहती। आप भ्रम फैलाने का प्रयास मत कीजिए मिश्रा जी, क्षमा चाहता हूं मित्र। कम से कम अब साफ हो जाइए, अब साफ हो जाइए, मत दोहन कीजिए, मन का, विश्वास का, श्रद्धा का, भाव का, धर्म का मत दोहन कीजिए। और अपनी बातों को मैं थोड़ा सा कुठारतापूर्ण शब्दों में आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं आहत हूं आप लोगों की इस कार्य प्रणाली से। शर्मा जी, राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देश के,
कभी भी अपने भाषण में, अपने छात्र जीवन में 20 बार भाषण उनका सुना होगा, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं यह कर दिया हूं देश के लिए। वो हमेशा कहते थे कि हमको ये करना है। कंप्यूटर क्रांति लाए, संचार क्रांति लाए, कांग्रेस ही श्वेत क्रांति लाई, हरित क्रांति लाई। आप ये वचन दीजिए कि मनोज मिश्रा भाजपा के प्रवक्ता पकौड़ा क्रांति लाएंगे। कल चलाइए पकौड़ा क्रांति, बनाइए पकौड़ा संवर्धन आयोग, पकौड़ा बनाना आयोग, पकौड़ा बोर्ड। अब बनाइए। ये राजनीति नहीं है तो कुछ नहीं है। राजनीति के अलावे भारतीय जनता पार्टी इससे में कुछ शर्मा जी कर ही नहीं रही है। मित्र, आपसे मैं बता रहा हूं, और आप सचेत प्रहरी हैं, इस समाज के सचेत प्रहरी हैं। आप हमारी पीड़ा को समझिए। इसको राजनीतिक रंग ये लोग देते हैं, कांग्रेस नहीं देती है। ये मेरी पीड़ा है, व्यथा है कि छोड़ो भाई, कांग्रेस के पीछे पड़े रहो, कोई बात नहीं, खूब पढ़ो। कम से कम देश की जनता, देश के बेरोजगार युवक इसके प्रति ध्यान दो। अभी क्या कहानी बताने लगे, अभिजात वर्ग और दलित वर्ग चले आए अपना ये शुद्ध करें। एक छोटा सेवा भाव लाइए शर्मा जी, छोटा सा लंतरानी बहुत दे दिए। ब्रेक के बाद फिर वापस आता हूं और जो बात आपने कही है मनोज मिश्रा जी से उसका उत्तर जरूर लूंगा। लेकिन ये बात कहते हुए कि जब वापस आएंगे तो इस पर भी थोड़ा गौर होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो रोजगार पर बयान था, जिसमें पकौड़ा शब्द आया था कि छोटा काम अगर कोई कर रहा है कहीं पर तो क्या वो उसका रोजगार नहीं है, क्या वो उसका स्वरोजगार नहीं है। इसके बाद एक चुनाव हुआ और उस चुनाव का परिणाम भी सामने है। तो क्या देश के युवा ने वो गुस्सा जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश का युवा नाराज हो जाएगा और उसको आहत करने की बात हो रही है, क्या वो नाराज हुआ या इस बयान के बाद हो जाएगा? क्या इस पर एक बहस हो सकती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पकौड़ा पॉलिटिक्स पर। मनोज मिश्रा जी, प्रभाकर पांडे जी बहुत सी सवालों को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर आपकी सरकार की नीतियों को और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या युवाओं के सेंटिमेंट को आप लोग पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिसके सहारे चीजों को समझाया जा सकता है। प्रभाकर पांडे जी कुछ कह रहे हैं आप? जी हाँ, जरा एक मिनट समय हमको दें जी। राममोहन जी, मनोज मिश्रा जी एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं आ रहा हूं। उत्तर छूट गए थे, जरा एक मिनट समय दूंगा बस शर्मा साहब जी। कि ये बताए कि इनको चाय वाले से और इससे इनको बड़ा कष्ट होती है कांग्रेस को। इनका मैं बता दूं शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी भावना दोहन इतनी तीव्र गति से करती है। देश में कैंपेन चला, मैं चौकीदार, वह चौकीदार। प्रभाकर पांडे जी, आप लोगों ने कैंपेन चलाया चौकीदार चोर है, इसके बाद मैं चौकीदार आया। सुन ले शर्मा साहब, और पूरा देश से कहवाने का उन्होंने प्रयास किया कि मैं चौकीदार। अभी कुछ दिन पहले इनका मुहिम क्या चला, चाय वाला। अब हर चाय वाला समझने लगा कि अरे ये तो मैं भी चाय वाला हूं, नरेंद्र मोदी जी चाय वाले हैं। तो ये भावना दोहन से बाज आए और अब वह समय नहीं रह गया है। कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जहां ये धर्म दोहन, विश्वास दोहन, श्रद्धा दोहन, भावना दोहन, विचार दोहन करेंगे, कांग्रेस इनके पीछे खड़ी रहेगी और लगातार इनको वॉच कर रही है। यही इनकी बुनियाद है सत्ता में आने का। शर्मा जी, ये बात कांग्रेस पकड़ ली है, कांग्रेस ने पकड़ लिया। निधि समर्पण करते हैं, याचना। हमको बताएं मनोज मिश्रा कि याचना और समर्पण में क्या अंतर है? नाम दिए हैं निधि समर्पण और करते हैं याचना। क्या समर्पण याचना ये गुमार्थी शब्द है? एक दूसरे के परवाची हैं। ये शब्द की कालाबाजारी करके, वाक्यों का कालाबाजारी करके सत्तासीन हुए शर्मा जी। आए पे पकड़ लिया हूं इन लोगों का, पीछा नहीं छोड़ूंगा। प्रभाकर पांडे जी, समर्पण याचना। प्रभाकर पांडे जी, आप लोग ने जो पकड़ा वो 5-6 साल आपने और देर उसमें विलंब कर दिया। वो चौकीदार चोर है वाला कैंपेन उन्होंने, मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन चला के बहुत तेजी से उस पर पॉलिश कर दिया और चुनाव भी जीत लिया। तेजी से पकड़ते हैं मित्र, बहुत एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है। फिर अगर आपने बहुत पहले पकड़ लिया तो एग्जीक्यूशन कहां हुआ उसका? बस पकड़ में आ गए हैं अभी। ठीक है मनोज मिश्रा जी, अब छोड़ेंगे नहीं, आपकी स्ट्रेटजी पकड़ में आ गई है, पीछे इनके। जी हाँ, पकड़ में आ गए आप हमको। ठीक है, बोलिए मनोज। देखिए राममोहन जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। आप ये देखिए
कि 14 में जब मोदी जी आए थे तो इन्होंने चाय वाला कह के मजाक उड़ाया था। परिणाम क्या हुआ कि 14 में सरकार आ गई मोदी जी की। फिर 17 में योगी जी आए, उसके बाद और आप ये देखिए उसके बाद वोट परसेंटेज और सीटें बढ़ती रही। 17 में योगी जी आए, 19 में फिर मोदी जी बढ़ के आ गए और 22 में योगी जी फिर बढ़ के आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी योगी जी जो भी बातें कहते हैं देश और प्रदेश की जनता उसको गंभीरता से लेती है, उस पर विश्वास करती है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है जो आरोप लगाती है चाय वाला, पकौड़ी वाला, रिक्शे वाला, पंचर वाला, तो ये अभिजात वर्ग की बात मैंने बहुत सोच समझ के कही, क्योंकि मोदी जी ने जो पकौड़े का शब्द किया था, जैसा कि है कि मोदी जी चाय बेचते थे तो उसका पकौड़े से संबंध था, क्योंकि वो उस वर्ग से आते थे, उस वर्ग की पीड़ा समझते थे, मजबूरी समझते थे, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कि उस वर्ग की पीड़ा हो। देखिए काम भी किए कि उन्होंने जितने काम किए, जैसे शौचालय की समस्या निपटाई, हर घर में शौचालय दिया, जैसे उन्होंने आवास दिया, प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दिया, उन्होंने गैस दी तो हर गरीब के घर में गैस पहुंचाई, उन्होंने जितने कार्यक्रम किए, स्वास्थ्य बीमा दिया तो जो 5 लाख तक का स्वास्थ्य सेवा थी वो 50 करोड़ आबादी तक दी। तो गरीबों को जिन चीजों में संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि मोदी जी उस वर्ग से इसलिए उन्होंने दिया। अच्छा कांग्रेस के इसलिए उन्होंने दिया। अच्छा कांग्रेस किस वर्ग से आती थी कि नेहरू जी के कपड़े विदेश में धुलने जाते थे, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने अपने ममाने इटली जाते हैं, सोनिया जी अपना इलाज कराने विदेश जाती है, और प्रियंका गांधी जी अपना क्या करती है ये वो जाने। लेकिन सही बात यह है कि विपक्ष की समस्या क्या है कि विपक्ष अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं करता। हमारी बात छोड़ दीजिए, हम जो कहेंगे वो तो देश की जनता सुन रही। इनके 23 लोगों ने कहा कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये भाजपा से मिले हुए हैं, गद्दार हैं, जयचंद हैं। तो ये प्रश्न उठाने तक पर ये कांग्रेस और सपा के लोग अपनी परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इसलिए इनका अनंत निकट हो रहा है कि इनका कार्यकर्ता जानता है कि एक परिवार के आसपास ही राजनीति सिमटनी है। वो नेहरू गांधी परिवार हो सकता है या यादव परिवार में अखिलेश और श्रीमान मुलायम सिंह जी का परिवार हो सकता है। इसके बाहर इनकी कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, कोई बुझार। रही समाजवादी पार्टी की बात, लेकिन मनोज मिश्रा जी के मित्र को बता दूं, मनोज मिश्रा जी जो सवाल जनता पार्टी की योगी सरकार ने, योगी सरकार ने योगी जी की सरकार ने 4 वर्षों में 4 लाख रोजगार दिए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें क्या परेशानी है? नहीं, लेकिन 4 लाख रोजगार दिए इस मोड़ पे, जितना काम योगी मनोज मिश्रा जी किया उत्तर प्रदेश इस मोड़ पे, जब ये 4 साल हो गए, साइलस जी और समाजवादी बसपा ने मिलकर 3 लाख रोजगार दिए थे 10 वर्षों में। मैं ये कह रहा हूं मनोज मिश्रा जी, जिस मोड़ पे 4 साल हो गए आपकी सरकार को, जी 4 साल आपकी सरकार को हो गए, और 4 साल के मोड़ पे आप ये बता रहे हैं कि आप टूल किट दे रहे हैं उन लोगों को, या फिर ये बताना चाहिए जो पूछा जा रहा था कि कम से कम बताइए 10, 5, 15 लोगों के नाम जो पकौड़े तलते थे, अब उनकी दुकान हो गई है पकौड़े की, तरक्की की है जिन्होंने। शर्मा जी मुझसे जवाब ले लें, एक मिनट। मिश्रा जी पूछ रहे हैं। देखिए राममोहन जी, आप तो इतना बड़ा चैनल है, आपके 50 के आसपास चैनल है, आप पता कर लीजिए कि ये गांव, कस्बे और शहरों का एक बड़ा रोजगार है। ये वर्ग, जिस वर्ग को सिद्धार्थ नाथ जी शर्मा साहब कर रहे थे, ये उस वर्ग के लिए योजना है, शेष योजना है। तो योगी मोदी सरकार ने लाखों लोगों को योजना है, अच्छी बात है, लोन लगभग 9 करोड़ लोगों को इस देश में दिया गया। मेरा सवाल आप सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला। मेरा सवाल आप फिर मिस कर रहे हैं। मेरा सवाल बहुत साफ है कि 4 साल जब हो गए तो सरकार के पास यह भी पता होगा कि हमने कितनी सुविधाएं इस वर्ग को दे दी हैं, तो उसका भी एक आंकड़ा जारी करना चाहिए आप लोगों को कि कितने लोगों को इस योजना से लाभान्वित हुआ और फिर उनके जीवन में बदलाव हुआ, या फिर यही बताते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया। आउटपुट क्या है उसका? आपने जो इनपुट डाला, जो टूल किट दी, जो ट्रेनिंग दी, देखिए जी, आप एक बात राममोहन जी बताइए कि किसी भी बात की विश्वसनीयता लोकतंत्र में जनता के द्वारा तय होती है।
जी। और जनता ने 14 के बाद 17 में, 17 के बाद 19 में, और इसके बाद अभी जो लोकल बॉडी के उपचुनाव हुए और लोकल बॉडी के चुनाव जो प्रदेश में हो रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर जनता विश्वास कर रही, और मोदी जी सही कह रहे हैं, ये जनता विश्वास कर रही है। जनता ये विश्वास कर रही है कि योगी जो कह रहे हैं वो विश्वास कर रही है। अतीक के बंगले को तोड़ दिया गया, मुख्तार अंसारी की बंगले को तोड़ दिया गया। ठीक है, फिर आएंगे कानून व्यवस्था पे बाद में, कानून व्यवस्था बाद में, पहले रोजगार पे और लोगों की जीवन शैली क्या अपग्रेड हो रही है। विवेक साइलेस जी, मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि बीजेपी की बात पर मैं बोलना चाह रहा हूं, जी जनता भरोसा कर रही है। बोलना चाह रहा हूं कि जनता सब देख रही, सब समझ रही, जनता जवाब भी दे रही। प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र में दोनों एमएलसी का चुनाव, प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी से हार के आई। वो एकदम लेटेस्ट उदाहरण। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भाई भतीजावाद की, परिवारवाद की बात की, इनको खुद शर्म आनी चाहिए। 64 विधायक और सांसद उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो भाई भतीजे हैं या दादा पोते हैं, कहीं ना कहीं से रिश्ता है। 64 हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में और सांसदों को मिला के। आपने ओडीएफ की बात की कि हमने शौचालय बनाए। शर्मा जी, अभी बाराबंकी में 3 दिन पहले बलात्कार हुआ। बिटिया गई थी खेत की तरफ, उसको बलात्कार करके हत्या कर दी, जबकि बाराबंकी जिला ओडीएफ फ्री हो चुका है सरकारों के कागज पे। लेकिन जब वहां हकीकत जी गई तो वहां पर ओडीएफ फ्री नहीं, आधे घरों में भी शौचालय नहीं पहुंच पाए थे। अब आइए पकौड़े पे। पकौड़े पे हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की। तो अगर 1 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो क्या पकौड़े बेच के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जा सकती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पकौड़े बेचना खराब है, अच्छी बात है, कोई रोजगार करता अच्छी है। लेकिन जो हम 5 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन की बात करते हैं, क्या ये पकौड़े बेच के हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं? आप 4 साल में एक बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा पाए। इन्वेस्टमेंट सर्विस में आपने बहुत हल्ला किया, 3 लाख करोड़ आ रहा है, 3 रुपया नहीं आया। डिफेंस एक्सपो में पता नहीं क्या क्या बातें उठी थी कि पूरा उत्तर प्रदेश चमकने लगेगा। डिफेंस एक्सपो में 1 रुपया नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जो टैक्स का पैसा था वो भी खत्म हो गया। आपने सिडबी बैंक की बात की कि व्यापारियों को हम बहुत लोन देंगे, व्यापारी खुश हो जाएगा। सिडबी बैंक भी फ्लॉप हो गया आपका। उसके बाद आपने कोरोना काल में कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, 1 नौकरी कहीं नहीं नजर आई। इसको तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। उसके बाद आप फिल्म सिटी पे आ गए, ऐसा लग रहा था कि पूरा बंबई उठ के उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, ऐसा उसका प्रोपेगेंडा किया। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने से देखिए कोई फायदा नहीं होगा। आपको बात करनी पड़ेगी, आज जो -24% जीडीपी है वो किसकी देन है? आज व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, वो किसकी देन है? अगर व्यापार इतना अच्छा होता, शर्मा जी मैं पूछ रहा हूं, दर्शकों से पूछ रहा हूं, तो व्यापारी आत्महत्या क्यों कर रहा होता? और जो बड़े व्यापारी, उनके बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। कहीं 40 लाख मांगा जा रहा है, कहीं 70 लाख मांगा जा रहा है, कहीं 5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है व्यापारियों के बच्चों से। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। और आप लोगों को इस तरह के पकौड़े की राजनीति में ला के भ्रमित करते हैं। कभी नाले से गैस निकालते हैं, कि कभी बादल के पीछे हवाई जहाज को रडार से छुपा देते हैं, कभी महाभारत में इंटरनेट बताने लगते हैं, कभी सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने लगते हैं, कभी बत्तख से ऑक्सीजन निकालने लगते हैं। ये देश में क्या हो रहा है? हम तो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो पूरे हिंदुस्तान में, वो स्वास्थ्य सेवा पे, महंगी शिक्षा पे, किसान पे, महिलाओं पे अत्याचार पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, स्वास्थ्य पे बात करे, इस पे बात करे। इससे भला होना है देश और प्रदेश का। इस तरह के बयानबाजी से, इस तरह की नेतागिरी करने से, ये धर्म और राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति करने से ना देश का भला होगा, ना प्रदेश का भला होगा, ना जनता का भला होगा। फूट की राजनीति समाजवादी पार्टी समर्थन करती है कि फूट की राजनीति बंद होनी चाहिए। मनोज मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आ रहे हैं हम। प्रभाकर जी आपके पास। देखिए, मैं विवेक साइलेस जी की बात का ये जवाब दे दूं कि ये सीता जी को और इनको सबको, ये जिस तरह से ये बातें कर रहे थे, अभी तत्कालीन ब्राजील को जब मोदी जी की सरकार ने ये वैक्सीन भेजी तो वहां से उन्होंने क्या ट्वीट किया?
उन्होंने हनुमान जी की फोटो संजीवनी लेते हुए उड़ते हुए दिखाई है, और ये ब्राजील जा रही है। तो क्या ये हनुमान जी का चरित्र ये भले न माने, लेकिन ब्राजील का राष्ट्रपति मानता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात नहीं करते, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान को स्वयं मजाक की दृष्टि से देखते हैं। चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक चरित्र मानते हैं। और जब हनुमान जी की फोटो जब ब्राजील के राष्ट्रपति भेजते हैं, तब इनकी समझ में आता है कि हनुमान जी को ब्राजील के राष्ट्रपति का ब्राजील के राष्ट्रपति हनुमान जी को आदर्श मानते हैं। भगवान राम को इंडोनेशिया के लोग राष्ट्रपति मानते हैं, वो भगवान राम को आदर्श मानते हैं। पूरी दुनिया भगवान राम को आदर्श मानती है, लेकिन जो विवेक साइलेंस भी नहीं मानते और प्रभाकर पांडे भी नहीं मानते। ये सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट लगाते हैं कि राम काल्पनिक चरित्र थे, और सब विवेक साइलेंस जी के बयान अभी आपने 2 मिनट पहले सुने। तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी, इनके इस दोहरे आचरण के कारण, दोहरे चरित्र के कारण न विवेक साइलेंस को माफ करेगी, न पांडे जी की पार्टी को माफ करेगी। यहाँ भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। ये लोग इस लायक हैं कि देश के ये चरित्रों को जो सम्मान नहीं करते, देश के महापुरुषों का ये सम्मान नहीं करते, इसकी कीमत अब ये चुकाएंगे। और 90 ठीक है प्रभाकर पांडे जी, शांत हो जाओ, सुन लिया। ये पता भी नहीं है, ठीक की बात करते। प्रभाकर पांडे जी बोलिए आप। शर्मा साहब, एक आग्रह है विशेष। जी हाँ। मनोज मिश्रा जी ने कहा कि पंडित नेहरू कपड़ा विदेश में धुलने आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी नकल करना चाहे, मित्र नकल कर नहीं पाए। पंडित नेहरू का नकल कर नहीं पाए, वो करने का प्रयास किया उन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो एक वर्ग के लोग हैं पकौड़ा चलते हैं। मनोज मिश्रा जी को मैं चैलेंज देता हूँ, 20 दुकानों का सर्वेक्षण करें, 14 दुकानदार ब्राह्मण मिलेंगे, ठाकुर मिलेंगे। 14 दुकानदार ब्राह्मण ठाकुर हैं पकौड़ा तलने वाले। शर्मा साहब क्षमा चाहता हूं, मनोज मिश्रा में चैलेंज स्वीकार करें, किसी मोहल्ले में निकले, अगर ये सफल हो जाएंगे तो गुलामी करूंगा इनकी जीवन भर। किस वर्ग की बात कर रहे हैं आप? अगर 10 दुकानदार हैं उसमें 8 दुकानदार जातिवाद से बाहर बेचने वाले, पकौड़ा बेचने वाले, जलेबी बेचने वाले, नहीं मिश्रा जी बीच बोलिए मत, मैं नहीं बोला था मिश्रा जी, आप बीच बोलिए मत मिश्रा जी, बीच खुद सुनिए, खुद मनोज मिश्रा है आप जान रहे हैं। अगर 10 दुकानदार हैं तो 5 ब्राह्मण हैं पान बेचने वाले, छोड़कर भारतीय ब्राह्मणों में से जलेबी बेचने वाले भारत के ठाकुर हैं। किस वर्ग की बात कर रहे हैं? किस वर्ग की बात कर रहे हैं आप? भारत की संस्कृति को मानिए, इटली को मानते हैं, ये चौकी की बात चौका में मत लाइए, मानना बंद करिए और राष्ट्रीय चरित्रों का सम्मान करना चाहिए। देश की जनता को गुमराह मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, आप का सम्मान करिए। जिस वर्ग की बात आप कर रहे हैं, काल्पनिक बताना बंद करिए। आप शांत रहिए, सुने मेरी बात। ठीक आप ही बोलिए आप। ठीक है मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी ठीक है, कहिए मैं ठीक मिश्रा जी, जो बीच बोलते हैं भाई आप, आपका जवाब नहीं बीच बोलना शुरू कर दिया आप। अरे उत्तर दीजिए इनको, शर्मा जी गाड़ी डाउन कीजिए इनका, ऐसे नहीं मानेंगे ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक नहीं मानते हैं लोग। एक सेकंड सुनिए, राष्ट्र के स्वाभिमान का मिश्रा जी सुने मेरी बात। आप देखिए मनोज मिश्रा जी 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए। प्रभाकर पांडे जी बोलिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की बात करिए आप, राष्ट्रवाद। अरे देखिए शर्मा साहब, हमेशा भारतीय जनता पार्टी अभी परिवारवाद का नाम इन्होंने लिया। अरे मैं गौरवान्वित हूं कि मेरा परिवार है, मैं अभिमानित हूं, मैं इस बात से कृतज्ञ होता हूं, अपने को धन्य महसूस करता हूं कि कांग्रेस में परिवार है। अब परिवार की गरिमा है, परिवार की भव्यता है, परिवार की वैभवता है, इस बात से मैं गर्वान्वित हूं। और मेरे परिवार में वाद नहीं होता है मिश्रा जी। आप जो है वाद विवाद और प्रतिवाद आप करते हैं, कांग्रेस के परिवार में वाद और संवाद होता है। जिस परिवार में संवाद होगा वहां वाद समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के परिवार में परिवारवाद नहीं है, संवाद है मित्र। तो मिश्रा जी ये जुमला आप लोग बोलना बंद कर दिए, कांग्रेस के परिवारवाद में संवाद है, इसलिए वह परिवारवाद क्या करेंगे आप? भाजपा आप उन्हें जयचंद और भितरवादी क्यों कहते हैं? आप उन्हें गद्दार और जयचंद क्यों कहते हैं? जो कांग्रेस के मित्र हैं, कांग्रेस के नेता है, उन्हें आप गद्दार कहते हैं, जयचंद कहते हैं। तो इस संवाद में इस बात का हल कभी निकलेगा प्रभाकर पांडे जी की नहीं निकलेगा? मैं गर्वान्वित हूं प्रभाकर पांडे जी, इस संवाद में इस बात का हल कभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि इस 1.25 अरब की आबादी में एक परिवार विशेष के अलावा आपको अध्यक्ष नहीं मिलता?
इस 1.25 अरब की आबादी में, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं आपके। नहीं, शर्मा साहब जवाब दे रहा हूँ। शर्मा साहब, अगर राजीव गांधी का पुत्र होना दुर्भाग्य है, अगर राजीव गांधी इंदिरा गांधी का पोता होना दुर्भाग्य है, तो दुर्भाग्य मुझको बर्दाश्त है। वह दुर्भाग्य अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजीव गांधी का पुत्र होना दुर्भाग्य है, पौत्री होना दुर्भाग्य है, दौहित्र होना दुर्भाग्य है, दौहित्री होना दुर्भाग्य है, और वह दुर्भाग्य मुझे स्वीकार है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि राहुल गांधी मेरे लिए सौभाग्य है, प्रियंका मेरे लिए सौभाग्य है, सोनिया मेरे लिए सौभाग्य है, तो हम कांग्रेस का करता नहीं। इसका लाभ आपको मिल सकता है, इसका लाभ आपको व्यक्तिगत रूप में मिल सकता है इस वंदना का, क्या प्रतिवाद। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी का पुत्र होना, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो जाना, ये थोड़े निरूपित कर देता है, ये तय कर देता है किसी का पुत्र होना कि उस पार्टी का अध्यक्ष वही होगा। तो ये तो राजशाही है, लोकतंत्र कहां रहा फिर? नहीं शर्मा साहब, जरा सुनिए मेरी बात। यह किस कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता का उसको उसका ये नहीं होता है कि इसका लाभ हम प्राप्त कर ले। ये पूरी देश की स्वीकारता है, ये कांग्रेस है, पूरी देश को स्वीकारता है राहुल गांधी। आज मैं शर्मा जी तो वही तो मेरा मूल प्रश्न आप मिस कर गए। फिर मैंने यही कहा कि पूरे देश की कांग्रेस में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को लीड कर सके, कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके। कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है, और अभी तक हो भी नहीं पाया इतने सालों में। तब तो अरे भाई ये भीष्म पितामह मानेंगे तब तो महाभारत के, ये तो मान ही नहीं रहे बोलने से। आप इनको रोकिए भाई, तब तो बताऊं मैं, आप विश्वास करिए दूंगा मैं। ये 10 साल बाद ही रेहान गांधी जिंदाबाद करते नजर आएंगे, और इसी में इनको कांग्रेस का भविष्य, भारत का भविष्य पितामह है, सरसैया पर रहेंगे तब वो नहीं मानेंगे, लोकतंत्र के मानेंगे नहीं। ठीक है मनोज मिश्रा जी, मैं वापस लौट के चलता हूं, विषयांतर हो रहा है, मैं फिर लौट के चलता हूं के विक्रम राव साहब के पास। के विक्रम राव साहब, पकौड़े तलना न तो लोगों ने आज शुरू किया है, जिन्हें जीविका चलाने के लिए लगता है कि इसके सहारे वो चला सकते हैं, जिनके हाथ में वो हुनर है, स्वाद है, वो करते आए हमेशा से। क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? जो बढ़ाई है भैया वो कील ठोकता आया है, कुर्सियां बनाता आया, फर्नीचर बनाता आया है। जो लोहार का काम करता है, जो विश्वकर्मा है, वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लोहे की चीजें हंसिया बनाता आया है। क्या उसका भी क्रेडिट लिया जा रहा है? गलत बात होगी, क्योंकि जो स्वावलंबी है, अपने हाथों के बल पे अपनी जीविका चला रहा है, वो मजदूर देश का गौरव है। किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार को उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए, वो सरकार की मेहरबानी पर नहीं है, वो स्वयं काम कर रहा है। अब बताओ, जो पकौड़े की बात है, ये लोग भूल जाते हैं, तो जो यहाँ परम विप्र लोग बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़ा पकौड़ी बनाना देश का था, भीमसेन, युधिष्ठिर का छोटा भाई, क्या बढ़िया खाना बनाता था, उम्दा खाना बनाता था। कोई बुरी बात नहीं थी, लड़ा वो, जीता। भीमसेन क्या थे? मशहूर थे एक रसोइये के रूप में, और यही क्या था जब 13वें साल गुप्त काल में थे, तो क्या किया उन्होंने? विराज किया, खान समा बने। बुरी बात क्या है इसमें? मैं समझ नहीं पाया मंत्री जी ने क्या कहा और किसके हम लोग चर्चा कर रहे। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, छोटे से छोटा काम ही अच्छा है। जब एक अखबार बेचोड़ा रामेश्वर में राम मोहन जी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, अब्दुल कलाम, कितनी अच्छी बात है। गर्व से सीना फूल जाता है, यहाँ हिंदुस्तान में गरीब आदमी भी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। तो पकौड़ा बनाना क्या है? जूते सिलने वाले के संपत्ति पुत्री बन गई मुख्यमंत्री यूपी की, बड़ा अच्छा लगा, सबको गर्व हुआ। यहाँ नीचे से आगे ऊपर आई है, तो स्वागत करना चाहिए इन चीजों का। जी ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इन चीजों का स्वागत करने। विवेक साइलर साहब, समय कम है, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं विक्रम राव साहब से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन थोड़ा समय डिफर यहाँ ये करूंगा कि अगर आप मोची हैं जात के, तो आपका बेटा ही मोची बने, या आप किसान हैं तो बेटा भी किसान बने, या आप नाऊ हैं तो आपका बेटा भी बाल काटे। वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल, वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, कहीं भी तरक्की कर सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कोई विश्वकर्मा अगर लोहे का काम करता है तो उसका बेटा भी लोहा पीटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जो टारगेट है जो ऊंचा रखना चाहिए। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात हो रही थी, तो ये पार्टी क्या बात करेगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कैमरे के ऊपर 1 लाख घूस लेते हुए बंगालू लक्ष्मण पकड़े गए थे और पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ था। ये क्या राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करेंगे मनोज मिश्रा? कैमरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए, तो यहाँ बैठ के बात करते हैं। देखिए,
देश को अगर तरक्की करनी है तो हमको विकास के रास्ते पे चलना होगा शर्मा जी, और इस तरह की बयानबाजियों से बचना होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी को समय नहीं बचा है, 4 साल हो गए हैं, करीब करीब 1 आध महीना बचा है 4 साल होने में। इनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा कि हमने 4 साल में ये किया। इस तरह के बयानबाजी और भ्रमित करने वाले बयान, मैं दोबारा कहूंगा, इससे ना देश का फायदा होगा ना प्रदेश का फायदा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बात सियासत की असल में ज्यादा हो जाती है, लेकिन यही बात है कि लोग तो हमेशा से ये काम करते आ रहे हैं, जिनको जरूरत पड़ती है या जिनके हाथ में हुनर है, वो पढ़े लिखे कम हैं, तो इस तरफ चले आते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो एमबीए करने के बाद चाय की तरफ भी लौट रहे हैं और पकौड़ों की तरफ भी कुछ लौटे हैं, लेकिन उनका वो स्टार्टअप थोड़ा बड़े स्तर पर है। वो मजबूरी वाला स्टार्टअप नहीं है, वो दिमाग वाला स्टार्टअप है। तो काम कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन क्या वाकई ये सुविधा मिल रही है कामगारों को? क्या वाकई लोगों की जिंदगी, जो कामगार हैं उनकी जिंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है मदद सरकारी लेने के बाद? ये तो वही तय करेंगे जिनके हाथ तक वो सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।